हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टैसिस। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक हीमोस्टैसिस। तो देखो, हीमोस्टैसिस का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग एट द इंजरी। मतलब अगर आपकी कहीं चोट लग जाती है तो आपके बॉडी में से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी कहीं चोट लगी, वहां की ब्लड वेजल से ब्लड कैपिलरी रप्चर हुई और वहां से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो हमारी बॉडी चाहती है कि इस ब्लड को जल्दी से जल्दी रोका जाए, क्योंकि अगर ब्लड का फ्लो होना अगर नहीं रोका गया तो अल्टीमेट एट द पॉइंट आएगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो हमारी बॉडी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस ब्लीडिंग को रोका जाए, और इस ब्लीडिंग को रोकने का जो प्रोसेस होता है या जो फिनोमिना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज हीमोस्टैसिस? इट इज अ फिनोमिना ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। अब ये कैसे रोकते हैं? इसके तीन मेथड होते हैं या तीन वे होते हैं जिसके थ्रू इसको रोका जाता है। पहला वे होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जहां भी आपके इंजरी होती है उस जगह की जो ब्लड वेजल्स होती हैं, उनकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कौन एक्ट करते हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्ट करते हैं, जिससे ब्लड वेजल्स को क्या कर दिया जाता है, नैरो कर दिया जाता है, यानी उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जब ब्लड वेजल्स नैरो हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो उनके थ्रू फ्लो होने वाला जो ब्लड है वो भी कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाएगा। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो ही रिड्यूस हो जाएगा तो ब्लड के जो लॉस होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये अपनाया जाता है। दूसरा तरीका जो अपनाया जाता है वो ये होता है कि सपोज करो कि ये कोई आपकी कोई ब्लड वेसल है और ये इस जगह पर रप्चर हुई है। जिस जगह पर रप्चर हुई है उस जगह पर प्लेटलेट्स नाम की जो सेल्स होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। जहां भी चोट लगी, जहां भी रप्चर हुई है ब्लड वेसल, वहां पे क्या किया जाता है, एग्रीगेशन किया जाता है प्लेटलेट्स का। बहुत सारी प्लेटलेट्स जाके प्लेटलेट्स लगाकर उस एरिया को सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, जब इसके थ्रू भी आप देखते हैं कि ब्लड अगर लूज हो रहा है या लीकिंग हो रही है तो फिर तीसरा फिनोमेना होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग नथिंग बट क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में इसी जो आपका जो प्लेटलेट्स का प्लग है इसी की पैकिंग कर दी जाती है। किसके द्वारा? कुछ स्पेशल फाइब्रिन्स थ्रेड होते हैं। क्या होता है? फाइब्रिन का एक मैस होता है। फाइब्रिन्स होते हैं, फाइब्रिन्स प्रोटीन के थ्रेड होते हैं, उसका एक मैस, एक नेटवर्क, एक जाल बना के यहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि इस पैकिंग को और ज्यादा टाइट किया जाए। क्या किया जाए? और टाइट किया जाए ताकि ब्लड का जो लॉस है इसके थ्रू वो रोका जाए। ठीक है, तो ये तीन फिनोमेना है, इनको हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे परफॉर्म होता है, प्लेटलेट प्लग कैसे फॉर्मेशन होता है और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। यही तीनों फिनोमेना हमको अभी डिटेल में समझना है। ठीक है, अब इस फिनोमेना को बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। तो सपोज करिए कि आपकी कहीं चोट लगी। अगर आपकी कहीं चोट लगी है तो सपोज करिए कि ये आपकी क्या है, कोई भी ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, इसमें कहीं भी रप्चर हुआ, मान लीजिए इस जगह पे ये क्या हुई, रप्चर हुई, या इसमें कहीं डैमेज आया। ठीक है, अब देखो जो ब्लड वेसल की या किसी भी ब्लड कैपिलरी की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये दिख रही है एंडोथीलियम की। किसकी? एंडोथीलियम है। तो ये है एंडोथीलियम, बेसिकली इट इज एंडोथीलियम। मान लीजिए कि इस जगह पे जाके आपकी एंडोथीलियम जो होगी वो रप्चर हो गई। अब देखो, जहां एंडोथीलियम रप्चर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डैमेज्ड एंडोथीलियम। तो ये जो जगह है ये क्या है, इट इज बेसिकली डैमेज्ड एंडोथीलियम। अब देखो, जो डैमेज्ड एंडोथीलियम जो होती है इसके जो पास की जो सेल्स होती हैं, जैसे ये सेल्स हैं या ये सेल्स हैं, ये रिलीज करती हैं कुछ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या रिलीज करती हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करती हैं। अब जो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करती हैं ये इन ब्लड वेजल्स पे एक्ट करेगा और इन ब्लड वेजल्स को क्या करेगा, नैरो करेगा। तो ये क्या रिलीज करेंगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या रिलीज करेंगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करेंगी, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करके इन ब्लड वेजल्स को क्या कर देंगी, नैरो कर देंगी, जिससे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और ब्लड के लॉस होने के चांसेस यहां से क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, पहला तरीका। बात समझ में आ गई वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किन किन तरीकों से होता है वो भी हम आगे चल के समझेंगे। अब आगे चलते हैं। तो ये जो डैमेज्ड एंडोथीलियम थी, ये जो यहाँ पे जो एंडोथीलियम डैमेज हुई है, जहां से डैमेज हुई है, एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट होता है कुछ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बनाते हैं सब एंडोथीलियम। तो डैमेज्ड एंडोथीलियम के नीचे होती है सब एंडोथीलियम। क्या होती है? सब एंडोथीलियम होती है। और ये सब एंडोथीलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब एंडोथीलियम में प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो सब एंडोथीलियम में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ये जो डैमेज्ड एंडोथीलियम की जो पास वाली सेल्स हैं, अगेन ये जो सेल्स हैं और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये रिलीज करते हैं एक केमिकल फैक्टर। ये क्या रिलीज करते हैं? एक केमिकल फैक्टर, उसको हम बोलते हैं वॉन विली ब्रांड फैक्टर। वॉन
विली ब्रांड फैक्टर। तो मैं क्या आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो जगह है यहां कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉन विली ब्रांड फैक्टर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर है। अब ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर क्या करते हैं, ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर यहां इस ब्लड में जो प्लेटलेट्स फ्लो होती हैं, जो प्लेटलेट्स फ्लो कर रही होती हैं, उनको अपने से जोड़ लेते हैं, उनको अपने से क्या कर लेते हैं, अटैच करते हैं, उनको अपने से अटैच करते हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए, यहां बनाते हैं हम कहीं और, सपोज करिए यहां बनाते हैं ये, ठीक है, ये समझिए। तो मान लीजिए यहां चोट लगी थी, तो ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए इनके पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, इनके पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है। उस हुक लाइक स्ट्रक्चर से क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्लेटलेट्स फ्लो हो रही हैं, यहाँ पे मान लीजिए जो प्लेटलेट्स फ्लो कर रही हैं, इनको यहाँ से बाइंड कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपने से बाइंड कर लेंगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन जो है वो ये है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, इन प्लेटलेट्स के पास रिसेप्टर होते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, इन प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन पे, किस पे, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस वॉन विली ब्रांड फैक्टर के लिए। यानी इस जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इन वॉन विली ब्रांड फैक्टर को पहचानते हैं और उनसे जाके इनको स्टिक करते हैं। उन रिसेप्टर्स का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन एलबी, ग्लाइकोप्रोटीन एलबी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन एलबी। ये ग्लाइकोप्रोटीन एलबी क्या करते हैं, बाइंड हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स को इन वॉन विली ब्रांड फैक्टर से बाइंड करने में। तो अब तक आपने क्या समझा, अब तक आपने ये समझा कि जो आपकी जो जहां डैमेज हुआ था वहां वॉन विली ब्रांड फैक्टर आए और इन वॉन विली ब्रांड फैक्टर से कौन अटैच हो गया, यहां पे ये अटैच हो गई, कौन, आपकी प्लेटलेट्स। कौन अटैच हो गई, प्लेटलेट्स अटैच हो गई। इतना आपने समझा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं और हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट को इसको। तो ये था आपकी ब्लड वेजल्स, और सपोज करें कि इस प्लेस पे क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, यहां पे क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, और डैमेज वाली जगह पे क्या आ गए थे, वॉन विली ब्रांड फैक्टर आ गए थे, और वहां से क्या अटैच हुई थी, कुछ प्लेटलेट्स अटैच हो गई थी। अब देखो, जब ये प्लेटलेट्स यहां अटैच होती हैं तो इन प्लेटलेट्स से एक केमिकल निकलता है, इन प्लेटलेट्स से एक केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं पीएएफ। क्या बोलते हैं, पीएएफ। इसका नाम होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करता है, ये जो बाकी की प्लेटलेट्स होती हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये प्लेटलेट्स एक्चुअली एट प्रेजेंट इनएक्टिव स्टेज में है। किस स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में। तो इन इनएक्टिव प्लेटलेट्स को ये कन्वर्ट करता है एक्टिव प्लेटलेट्स में। किसमें, एक्टिव प्लेटलेट्स में, ठीक है। इसके अलावा जो अटैच हैं, उनके अलावा जो यहां घूम रही होती हैं, जो फ्रीली मूव कर रही होती हैं, इनको भी ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, इनएक्टिव स्टेज से किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव प्लेटलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब एक्टिव प्लेटलेट्स के क्या काम होते हैं वो समझिए। देखो होता क्या है, पहला फंक्शन तो हमारा क्या था कि हमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना है। तो जो एक्टिव प्लेटलेट्स होती हैं वो रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब जो एक्टिवेट प्लेटलेट्स हैं ये रिलीज करती हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है एक्चुअली ये क्या काम करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट से एक केमिकल निकलेगा जिसका नाम होगा थ्रोम्बोक्सिन A2। वो क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा और क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। अब जो डैमेज्ड एंडोथेलियम है, जो डैमेज्ड एंडोथेलियम है, यहां से भी क्या निकलता है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर निकलता है। क्या निकलता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर निकलता है डैमेज्ड एंडोथेलियम से, जैसा मैंने आपको यहां बताया था। वो भी क्या कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तीसरी चीज, जब आपके कहीं चोट लगती है तो वहां की नर्व जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो पेन का सेंसेशन भेजती हैं ब्रेन को। तो जो पेन का सेंसेशन भेजने वाली जो नर्व्स है ब्रेन को जो भेज रही हैं, वही नर्व्स भी डैमेज होती हैं और वो भी रिलीज करती हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वो भी क्या रिलीज करती हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नर्वस रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, नर्वस रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को, नर्वस रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इस तरीके से इतने सारे कॉन्स्ट्रिक्टर जब वर्क करते हैं तो जो ब्लड वेजल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। ब्लड का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और लॉस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है,
अब देखो एक और काम होता है, जो आपकी जो डैमेज्ड एंडोथेलियम है, यहां से एक और केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलिन। क्या बोलते हैं? एंडोथेलिन। अब जो एंडोथेलिन होता है, ये उस एरिया की जहां चोट लगी है वहां की वहां की जो मसल्स हैं, वहां की जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उन पे जाके वर्क करता है। तो जो डैमेज्ड एंडोथेलियम है वहां से निकलता है एंडोथेलिन, और एंडोथेलिन जो होता है वो जिस एरिया में चोट लगी है वहां के स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। क्या करवाता है? उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब उनके कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वेजल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो जो होगा वो रिड्यूस होगा और ब्लड के लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे। तो ये था पहला तरीका जिसको हम बोल रहे थे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम हमें क्या कराना है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया कि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं ये केमिकल रिलीज कर रही हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। इसका एक काम मैंने बताया था कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, पर इसके अलावा एक और फंक्शन होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 का। एक तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, दूसरा ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में भी हेल्प करता है। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होने में। कहने का मतलब यह है कि जब इन प्लेटलेट से, ये आपकी एक्टिव प्लेटलेट्स हैं, यहां से क्या निकल रहा है? एक केमिकल निकल रहा है जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2। इससे क्या निकल रहा है? थ्रोम्बोक्सिन A2 निकल रहा है। तो इनसे क्या निकल रहा है? थ्रोम्बोक्सिन A2। तो सपोज करिए कि ये निकल रहा है थ्रोम्बोक्सिन A2, और ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये किसकी तरह काम करता है? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन की तरह, प्लेटलेट्स एग्रीगेटेड फैक्टर की तरह। यानी इसका काम है प्लेटलेट्स को जोड़ना। तो ये क्या करेगा कि इस आपके ब्लड वेसल्स में जो भी प्लेटलेट्स फ्लो हो रही हैं इनको अपने ऊपर इकट्ठा कर लेगा, इनको एग्रीगेट कर लेगा। क्या कर लेगा? एग्रीगेट कर लेगा। क्या कर लेगा? एग्रीगेशन। यहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट्स ऐड कर लेगा, तो एक तरीके से सील कर देगा इस एरिया को। इतनी सारी प्लेटलेट्स यहाँ पे ऐड कर लेगा कि इस पूरे एरिया को क्या कर देगा? सील कर देगा। इस पूरे एरिया को क्या कर देगा? सील कर देगा। ठीक है, यहां से सारी प्लेटलेट्स लाके इस एरिया में से क्या करेगा? यहां से सारी प्लेटलेट्स लाके इस एरिया में से जहां आपकी इंजरी हुई है वहां पे जोड़ देगा। वहां पे क्या करेगा? बहुत सारी प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन स्टार्ट कर देगा। जब यहां पे बहुत सारी प्लेटलेट्स जुड़ जाएंगी तो हम इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, या फिर हम इसी को बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। तो होता क्या है कि जो आपकी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वहां से कौन निकलता है? वहां से निकलता है थ्रोम्बोक्सिन A2 निकलता है, और वो क्या करता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करता है। यानी अपने ऊपर बहुत सारी प्लेटलेट्स को जोड़ता है और बनाता है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। अब देखो हमारी डेली लाइफ में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे स्मॉल होल्स जनरेट होते रहते हैं, या फिर आप कैसे ऐसे स्मॉल डैमेज हमारी पूरी बॉडी में पर डे हजारों की संख्या में होते रहते हैं। तो उनको इसी तरीके से फिल किया जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो ना हो जाए, हीमोरेज वाली कंडीशन ना आ जाए, यानी हमारी इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए, इंटरनल इंजरी ना हो जाए। उसमें ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का बहुत सारा रोल होता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेजल्स में डेली हजारों की संख्या में क्या हो रहते हैं? छोटे छोटे होल्स होते रहते हैं, और वो सारे होल्स जो होते हैं वो इसी तरीके से फिल किए जाते हैं। फिल किए जाते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमने सेकंड समझा क्या? प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? इसी का जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। एक्चुअली जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है ये एक लूज एग्रीगेशन है। कैसा है? लूज एग्रीगेशन है। क्या है? एक लूज एग्रीगेशन है। तो बेसिकली होता क्या है? हमारा जो ब्लड होता है इसमें होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। अब ये जो फाइब्रिनोजन होती है ये एक्चुअली में सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कैसी होती है? सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो इसको कुछ फैक्टर्स की हेल्प से हम इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इन इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड का हम एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनवा देते हैं। क्या बना देते हैं? एक मैश लाइक नेटवर्क बनवा देते हैं, और इस मैश लाइक नेटवर्क से हम इस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग की क्या कर देते हैं? कवरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कवरिंग कर देते हैं। कवरिंग करने से ये क्या होगा? जो पहले जो लूज एग्रीगेशन था, अब ये कैसा हो जाएगा? टाइट। ये कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है? यहां मैश ऑफ फाइब्रिन स्ट्रैंड्स, ये अपने आप गायब हो रहा है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बात समझ गए ना आप? ये एक्चुअली यहां से गायब हो रहा है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो आपकी प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन था, ठीक है, इनके ऊपर क्या आ जाता है? एक मैश लाइक नेटवर्क आ जाता है। क्या आ जाता है? एक मैश लाइक नेटवर्क आ जाता है, जो किससे मिलकर बना होता है?
फाइब्रिन स्ट्रैंड से। किससे मिलकर बना होता है? फाइब्रिन स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गई? तो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स का एक मैश लाइक नेटवर्क आ जाता है, ठीक है, जो इस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को कवर कर लेता है। तो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के ऊपर जब ये फाइब्रिन स्ट्रैंड आ जाता है, फाइब्रिन स्ट्रैंड आ जाता है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बोलते हैं अब इसको। अब जो देखो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग अगर ये ब्लड के अंदर बनता है, यानी इनसाइड बनता है, यहां कहीं बनता है, अंदर की तरफ बनता है, तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। बट ये आउटसाइड द ब्लड वेसल बने एट द टिश्यू बनता है, तो हम इसको बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं, या फिर हम इसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं। और इस ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये टाइट पैकिंग होगी, टाइट एग्रीगेशन होगा, क्योंकि पहले प्लेटलेट्स थी, उसके ऊपर एक नेटवर्क आ गया फाइब्रिन्स का, तो वो इसको क्या कर देगा? टाइट कर देगा, डेंस कर देगा। तो इस टाइट जब पैकिंग हो जाएगी तो ब्लड लॉस के चांसेस का हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेमोस्टैसिस। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।